हेलो एवरीवन। ये वीडियो है हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल 2024 अपने पहले अटेम्प्ट में। जो भी बिगिनर्स हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो नए जूनियर्स इस जर्नी में एंटर होने वाले हैं, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम अपने लिए पिक करा है और इस एग्जाम की तैयारी बहुत ही सेटिस्फाइंग, बहुत ही रिवार्डिंग होती है। आप एज अ पर्सन बहुत ज्यादा ग्रो करते हो और अगर आपको जॉब इस पे सिक्योर होती है तो लाइफ भी बहुत अच्छी गुजरेगी। लेकिन इसको कैसे करना है, एक बिगिनर कहाँ से शुरू करे, क्या क्या चीजों को फॉलो करे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताऊंगा। कुछ डेली टारगेट्स मैं आपको एक जगह पे कर दूंगा। और क्योंकि मैं खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को निकाल चुका हूं अनरिजर्व कैटेगरी से होते हुए, हालांकि वो उतना मैटर नहीं करता, हर कैटेगरी वाली के लिए इक्वल फाइट होता है यहाँ पे, किसी के लिए भी चीजें आसान नहीं होगी। तो अगर आप कोई कैटेगरी से भी आते हो, एससी एसटी से भी आते हो, तो कभी भी ये मत समझना कि ये एग्जाम इजी होने वाला है। किसी के लिए भी ये एग्जाम इजी नहीं होता, बहुत ही ज्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है यहाँ पे। एक एक नंबर से बहुत सारी चीजें पलट जाती है, ठीक है। नॉर्थ का साउथ हो जाएगा एक नंबर के लिए, 2-3 नंबर के लिए आप लिस्ट से बाहर भी हो सकते हो। तो बहुत ही रूथलेस कॉम्पिटिशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको गाइड करूंगा। एज अ बड़ा भाई आप मुझे मान सकते हो, ठीक है। और गाइड करने के लिए मेरे क्वालिफिकेशंस क्या है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो है मेरा एक्सपीरियंस है, एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे कि मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम को क्रैक किया, अपने लिए जॉब सिक्योर करी। लेकिन सीजीएल 2023 में मैंने सिलेक्शन को मिस भी किया। मैंने प्री निकाला इतने हाई कट ऑफ होने के बावजूद, बट मेंस में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो क्या चीजें करनी है वो भी मुझे पता है, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए वो भी मैं जान गया हूँ, क्योंकि मैंने गलतियां करी और उस गलतियों का मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन ये गलतियां आप ना कर पाओ, इसके लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा। साथ ही यहाँ पे जो दूसरे एग्जाम्स है, जिसमें से एक इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी है, या मोस्ट टफ कह सकते हो, जो भी वर्ड यूज करना है करो। तो इसमें भी कुछ हुआ, इसकी स्टोरी अलग है, ये किसी और दिन इस सब पे बात होगी। तो ये मेरी बेसिक क्वालिफिकेशंस है, आप चाहो क्वालिफिकेशंस बोल लो, एक्सपीरियंसेस बोल लो, या फिर जो भी है, तो इसको आप पढ़ सकते हो अगर आपको डाउट हो रहा है तो, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एज अ बड़ा भाई मैं आपको यही बोलूंगा कि इतना कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों चुन रहा है अपने लिए आप, ठीक है। क्यों करना चाहते हो इस एग्जाम की तैयारी, ऐसा क्या है इसमें जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मतलब अगर बहुत लोग बच्चे मुझे बोलते हैं कि भैया मेरे को एक जॉब चाहिए और जल्दी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ भाई तेरे को जॉब चाहिए और तेरे को जल्दी भी चाहिए तो इधर तो आई मत, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा तो समय लगता है, तैयारी में समय लगता है, एग्जाम का साइकिल बहुत लंबा है। प्राइवेट सेक्टर में जा तो वो बोलता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए और जल्दी भी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ बैंकिंग की तरफ जा। तो अगर इस तरह से आप अपने आप को डिफाइन करोगे ना कि अगर देखो जो चीज आपको चाहिए अगर कहीं और मिल रही है तो कृपया वहां जाओ भाई, यहाँ बहुत कंपटीशन है, बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो इस मुश्किल को झेलने के लिए क्या आपके पास बहुत बड़ा एक सॉलिड रीजन है कि हो सकता है बैंकिंग के बाद भी वो बोले कि नहीं मुझे वैसी हेक्टिक बैंकिंग वाली लाइफ नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए कि ठीक ठाक वर्क लाइफ बैलेंस भी हो और अच्छी जॉब भी रहे, तब मैं बोलूंगा कि हाँ ये हुआ एक सॉलिड रीजन, कि हाँ ये हुआ आपका सॉलिड रीजन। तो उस सॉलिड रीजन को ऐसे अपने किसी पीस ऑफ पेपर में लिख करके अपने सामने रखो, जहां पढ़ते हो लैपटॉप पे चिपका के रखो, या कहीं साइड में रख सकते हो, दीवार पे रखो, कहीं पे रखो, लेकिन उसको बार बार आपको विजिट करना है। तो आपका वाई क्या है, इस एग्जाम को क्यों क्रैक करना चाहते हो, अपना मोटिवेशन जरूर अपने सामने रखो। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपका मोटिवेशन हो सकता है आपकी सैलरी इंपॉर्टेंट हो किसी के लिए, हो सकता है बस एक गवर्नमेंट जॉब का रुतबा चाहिए, बहुतों को ये भी हो सकता है कि बस सोशल मीडिया पे फ्लेक्स मारना है भाई। तो ठीक है, वो भी आपके लिए एक वैलिड रीजन है। मैटर नहीं करता कि दुनिया के लिए वो बात कितनी एपिक है, मैटर करता है कि आपके लिए वो बात कितनी जरूरी है। अगर आपके लिए एग्जाम निकालना जरूरी है तो आप उस जरूरत को जरूर पूरा कर लोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पेरेंट्स के प्रेशर में, या भाई बहन ने ऐसे ही किसी ने बोल दिया तो मैं करना चाहता हूँ, या फिर किसी से रिवेंज लेना चाहता हूँ, किसी को कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। ये सब आपको लॉन्ग टर्म में आप लास्ट नहीं कर पाओगे। तो एक अपना वाई जरूर अपने सामने रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं और इसीलिए ज्यादातर लोग सिलेक्शन नहीं भी लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो इसको अपने सामने रखना हमेशा हमेशा आपको प्रिपरेशन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब कुछ बेसिक्स के ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक। बेसिक्स क्या है, अपने रिसोर्सेस हमको मिनिमम रखने हैं और प्रैक्टिस हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे, रिवीजन भी ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है। रिसोर्सेस क्या रखने हैं, कौन कौन से टीचर्स को फॉलो करना है, कौन से यूट्यूब चैनल्स को, कौन से बुक्स लगाने हैं, सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हो। सारा कुछ बिगिनर फ्रेंडली वे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। दूसरा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है, यानी कि हम रोज पढ़ेंगे। हम कभी ये टेंशन नहीं लेंगे कि हमें 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने हैं, हम टेंशन ये लेंगे कि हमको रोज पढ़ना है। भले किसी दिन हमारी तबीयत खराब हो जाए, या फिर मूड खराब है, या कोई और इशू है, फिर भी हम 3-4 घंटे उस दिन भी निकाल लें। अपने बैड डेज में भी अगर हम 3-4 घंटे निकाल रहे हैं तो गुड डेज में आराम से 8-9 घंटे निकलेंगे। और इतना अगर आप अभी से करते हो बहुत ही अच्छी रैंक आएगी, टेंशन मत लो। मैं बस इतना आपको गोल्डन प्रिंसिपल बताता हूं कि अगर इस एग्जाम के लिए अगर आप 8 महीने तक डेली 8 घंटे भी निकाल पाते हो, आराम से रैंक फोड़ोगे, अच्छी से रैंक फोड़ोगे, ठीक है। बट ये एक बेसिक मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके पास 8 महीने से कम समय है वो नहीं कर सकता, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन ये एक जनरलाइज बात है, ठीक है। और जिनके पास 8 महीने से ज्यादा है वो रिलैक्स मत हो जाना भाई मेरी बात सुन के।
देखो कभी भी रिलैक्स नहीं होना इस एग्जाम में, ये बहुत बड़ी जंग है, बहुत लोग बहुत शिद्दत से इसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। एक और प्रिंसिपल जो मैंने अपने गलतियों से सीखा, सीजीएल 23 मेरा इसलिए गया कि किसी भी सब्जेक्ट को हल्का मत छोड़ो, ढीला मत छोड़ो, भले ही वो आपका स्ट्रेंथ हो। जैसे मेरा स्ट्रेंथ मैथ्स था, मेरे को लगता था कि मैथ्स में तो यार अपन कर ही लेंगे, कोई इशू नहीं होने वाला है, बट मैथ्स के अंदर मैंने लास्ट में प्रैक्टिस नहीं करा मेंस के टाइम में, ठीक है। अपना डीवीवी वगैरह में भी मैं बिजी हो गया था, और जिसकी वजह से मैथ्स ने मुझे सिलेक्शन से बाहर किया है। एकमात्र वही सब्जेक्ट था जो बहुत बुरी तरह से मेरे को फेल किया, जबकि मैथ्स का पेपर उतना टफ आया भी नहीं था। मैथ्स में कैलकुलेटिव सवाल थे और मेरी प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से मैं उसको सही से टैकल नहीं कर पाया। बीच में थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस डाल करके एग्जामिनर ने मेरे को ट्रिक किया और मैं ट्रिक में फंसा, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है, किसी भी सब्जेक्ट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी IIT जेईई की तैयारी करके आए होंगे, उनको लगता होगा भाई मेरी तो मैथ्स बहुत अच्छी है, मुझे कोई मैथ्स क्या पढ़ाएगा, मैं तो मैथ्स में फोड़ के आऊंगा। और हो सकता है कि आप फोड़ के आओ भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैथ्स को आप पढ़ेंगे ही नहीं आप एग्जाम तक, ठीक है। हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है, क्योंकि एटलीस्ट प्रीलिम्स एग्जाम में तो सारी की वेटेज सेम है, ठीक है। प्रीलिम्स और मेंस की भी बात कर लें तो बहुत मिनिमम डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। सिलेबस ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्वेश्चन में भी उतना ज्यादा कोई चेंज नहीं आता। क्वेश्चन के फ्लेवर में जैसे बैंकिंग में देखोगे तो प्री और मेंस में आसमान जमीन का फर्क हो जाता है, यहाँ पे वैसा नहीं है। प्री में जिस तरह के सवाल आते हैं मोर और लेस मेंस में भी वैसे ही सवाल आएंगे। हल्का सा लेवल अप जरूर होता है, ये मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा लेवल अप होएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सिलेबस में कोई ड्रास्टिक चेंज है। तो प्री की तैयारी करोगे ऑटोमेटिक आपकी मेंस की तैयारी भी हो रही है। जब तक आपके मॉक टेस्ट में, प्रीलिम्स वाले मॉक टेस्ट में 150 के ऊपर के स्कोर नहीं आने लग जाता है, तब तक आप मेंस को मत छूना, ठीक है। यानी कि प्री के मॉक्स में और प्रीवियस पेपर में आप 150 से ऊपर जब जा रहे हो, तब जाके मेंस वाले जो चैप्टर्स हैं, ज्यादा नहीं है यार, मतलब आधा दर्जन चैप्टर्स होंगे, हाई मतलब हार्डली आप कह सकते हो, तो उसको आप इजीली टैकल कर सकते हो आफ्टर प्रीलिम्स ऑल्सो। प्रीलिम्स एग्जाम के बाद भी आप उसको टैकल कर सकते हो, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, क्योंकि जो तैयारी आप प्री में करोगे सेम आपको मेंस में भी काम देगा, कोई अलग चीज नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपनी बेसिक्स थी। अब बात करते हैं एक टारगेट स्कोर की। दिमाग में एक टारगेट हम रफली रखेंगे, इसके पीछे पागल नहीं हो जाना कि अगर ये अचीव नहीं हो रहा है तो अच्छी तैयारी नहीं हो रही है, ये वो वैसा बात नहीं है। बट दिमाग में एक रफ टारगेट हमारे पास होना चाहिए, ताकि अपनी तैयारी को हम दिशा दे सके, हमको पता हो कि कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाना पॉसिबल है। मैथ्स में 50 में 50 टीयर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, लाना बिल्कुल पॉसिबल है, और आपको टारगेट भी करना चाहिए कि मैथ्स में अपन फुल फोड़ेंगे, ठीक है। रीजनिंग में आराम से फुल फोड़ सकते हो, इसमें भी 50 का टारगेट लेकर के चलो, क्योंकि देखो टारगेट जब थोड़ा ऊंचा रखोगे ना तभी थोड़ा नीचे गिरोगे। तो 50 का टारगेट रखोगे, हो सकता है 48 47 आए, लेकिन अगर टारगेट ही 40 का रखोगे तो भाई गिर गिरा के नीचे 35 38 नंबर पे गिर जाओगे, जो कि बहुत नुकसानदेह होगा, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स ये सब स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी 45 प्लस करने वाले 50 भी करते हैं, मैंने भी बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम से 50 फोड़ा है, फुल फोड़ा है। लेकिन एक मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ कि इंग्लिश में थोड़ा सा क्या है ना कि क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। सवाल हर क्वेश्चन देखने में लगता है डुएबल है डुएबल है डुएबल है, लास्ट में थोड़ा चीजें फंस जाती है। तो इसलिए इंग्लिश में 45 प्लस का टारगेट रखो, 50 चले जाए तो बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि अभी समय बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ऐसे टारगेट्स आपको दे रहा हूँ, ऐसे बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। और जीके में 20 प्लस एक मॉडेस्ट टारगेट है, 25 तक भी पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। 30 तक तो पहुंच गए, तब तो बल्ले बल्ले, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई की तरफ आप बढ़ चुके हैं। मतलब जीके में थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जीके में इतने कम मार्क्स लिखने का मतलब यही कि मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस बार आप जीके को भी नहीं छोड़ सकते। हर बार स्ट्रैटेजी में लोग आपको बोला करते थे कि पहले इन तीनों को सब्जेक्ट को कंप्लीट करो फिर जीके में जाओ, बट चीजें इस बार बदली हैं, लोग जीके को भी अच्छे से पढ़ेंगे, याद रख लेना मेरी इस बात को, क्योंकि समय बहुत ज्यादा मिल गया है, गैप इतना ज्यादा मिला है, लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और जीके भी अच्छी हो जाएगी लास्ट में। इसलिए आप जीके को भी इग्नोर नहीं कर सकते, 20 प्लस का टारगेट आपको रखना चाहिए, ठीक है। बाकी कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का कॉम्बो बनाओगे, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स को उठाना है आपको, और वो 2 सब्जेक्ट्स आपके फिक्स होने चाहिए। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि मैथ्स और इंग्लिश आप एक दिन करो, यानी कि मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को वीक में मैथ्स और इंग्लिश करो एक दिन में, और जीके और रीजनिंग को करो टीटीएस यानी ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे के अंदर, ठीक है। ये जस्ट एज अ आपको मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है, इंग्लिश में रिलेटिवली कम लगता है, जीके में ज्यादा एफर्ट लगेगा, रीजनिंग में रिलेटिवली कम लगेगा। तो अगर आपको लगता है ये कॉम्बो ठीक नहीं है तो आप अपने हिसाब से भी 2-2 का कॉम्बो बना लो, कि मैथ्स के साथ हो सकता है आप रीजनिंग को डालना चाहो, आप जीके के साथ हो सकता है इंग्लिश डालना चाहो, या वाइसे वर्सा कुछ भी हो सकता है। तो आप उस हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेकर के चलना, एक जिसमें थोड़ा दिमाग लगे, जो थोड़ा टफ हो, जो थोड़ा आपकी मेंटल एक्सरसाइज कराए, और एक जो थोड़ा सा इजी गोइंग हो, ताकि दिन जो है आपका एक बैलेंस्ड वे में गुजरे, क्योंकि एक टाइम के बाद अपन दिन में उतना दिमाग से आउटपुट भी नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। संडेज को हम रखेंगे अपने रिवीजन के लिए, उस दिन हम टेस्ट देंगे और
रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा हाफ डे ऑफ लेंगे, ताकि हम अगले हफ्ते फिर से अच्छे से रिचार्ज होकर के अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक, अब मैथ्स पे बात करें। जिस दिन आपका मैथ्स का डे होगा, मैथ्स के दिन में आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे काम करोगे या फिर आप नोट्स को रेफर करोगे। जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स बनते जाएंगे वैसे वैसे आपके नोट्स भी पाइल अप होते जाएंगे। तो नोट्स को आपको रेफर करना है 1 से 2 घंटा। ज्यादा मैथ्स में आपको टाइम नोट्स पे, कॉन्सेप्ट पे उतना नहीं देना, ज्यादा टाइम आपको देना है अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। तो वो भी मैं बताऊंगा। इसमें एक चीज आप ये भी ध्यान रखना कि सारे मैथ्स के चैप्टर्स के आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती है मेरे भाई। हो सकता है आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा हो कि आपका 10th बहुत अच्छा हो, 12th बहुत अच्छा हो सकता है आपने आईआईटी की तैयारी की, या फिर हो सकता है आपका ग्रेजुएशन के टाइम में मैथ्स ऑनर्स रहा हो, आपकी मैथ्स ऑलरेडी बहुत अच्छा है, आपका कोई कोई सब्जेक्ट में ऑलरेडी बहुत बेहतरीन कमांड है। तो वो सब दोबारा से पढ़ने की जरूरत अगर आपको नहीं है तो दोबारा प्लीज मत पढ़ने के लिए जाओ। ठीक है, तो हर चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो चैप्टर्स आपको वीक है, जिसमें आपको पढ़ने की जरूरत है, जो भी सोर्स आप उठा रहे हो, जिस भी टीचर को आपने पिक किया है, वहां से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए हर दिन 1 से 2 घंटे का समय निकालो। जिनकी मैथ्स वीक है वो 1 घंटा इसमें और ऐड कर लेना, 3 घंटे का समय निकाल देना। लेकिन इससे ज्यादा समय आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग को नहीं दे सकते मैथ्स में, आपको करनी होगी प्रैक्टिस भी। तो क्वेश्चन सॉल्विंग आप करेंगे 2 से 3 घंटा हर दिन। जब आपका मैथ्स का डे आएगा हर अल्टरनेट डे पे, तब आपको क्वेश्चन सॉल्विंग भी करनी है। क्वेश्चन सॉल्विंग आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज की किताब से करोगे। पहले उसको कंप्लीटली निपटाना है। ठीक है, पीवाईक्यू चैप्टर वाइज वाली बुक को अच्छे से आप जब कर लोगे, एक राउंड जब आपका वो सारा खत्म हो जाएगा, तब जाकर के आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इधर उधर से ले सकते हो। साथ में जो टीचर्स आपको करवा रहे होंगे वो ऑलरेडी आपको शीट वगैरह प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो वहां से भी आपको सॉल्विंग करते रहनी है। अगर टीचर आप नहीं फॉलो कर रहे हो, आप बिना टीचर के यानी कि यूट्यूब से कर रहे हो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले क्वेश्चन सॉल्विंग करो, उसके बाद जो भी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे होगे वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे सेक्शनल टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में। तो क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं होने वाली है, टेंशन लेने की बात नहीं है। बट मैथ्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा अच्छा होगा। मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्विंग मैथ्स की आपको करते रहनी है। अदरवाइज इसमें अपना हाथ ढीला करोगे तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। सबसे ज्यादा टाइम आपका यही खा जाएगा और सबसे ज्यादा आपको डराएगा भी यही। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्विंग अभी से करते जाओ, बहुत आपको इसमें फायदा मिलेगा, आउटपुट बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। इंग्लिश का जब आपका दिन होगा तो इंग्लिश में क्या क्या चीजें करनी है। 1 घंटे करोगे आप वोकैबुलरी। वोकैब कहाँ से करना है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, वो ब्लैक बुक जो आती है वहां से आपको वोकैब के रट्टे मारने हैं। ठीक है, रट्टा मारना है यहाँ पे। इसके अलावा मेरे पास कोई सभ्य वर्ड नहीं है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, यही करना पड़ेगा भाई। दिस इज द अगली ट्रूथ कि यहाँ पे ये चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो हर दिन 1 घंटा आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, इसमें से जो भी आपको फेवरेट लगता है वो उठाओ और उस किताब से रटना स्टार्ट करो। अभी से रटोगे तो वोकैब जो है आपका बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। यकीन मानो मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से फंस जाएंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा होंगे वो आपके मॉक वगैरह में भी आपको मिलेंगे। साथ में आधा घंटा आप रीडिंग करोगे। रीडिंग आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं सोर्सेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो दोबारा से बता के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आधा घंटा आप कुछ भी रीड करोगे। रीडिंग मतलब आप हो सकता है न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पढ़ सकते हो या फिर नोवेल वगैरह पढ़ सकते हो। ठीक, 1.5 घंटे आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट बनाने पे दोगे। अब ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपको कैसे बनाने हैं, आपको किताब से बनानी है, किताब से बनाओ, आपको टीचर से बनाना है, टीचर से बनाओ। सारी चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ग्रामर पे 1.5 घंटा वर्क करोगे। थोड़ा सा जो ट्रिकी सेक्शन है इंग्लिश में वो यही है, बाकी ये दोनों तो रीडिंग आपको जितना ज्यादा करोगे रीडिंग में नंबर उठेंगे, और वोकैब तो जितना रटने का खेल है। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे भी 1 घंटा आपको देना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज वाली किताब है, वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको डेली करना है। जब भी आपका इंग्लिश का टाइम आएगा 1 घंटा प्रैक्टिस पे भी आपको देना है। ठीक, अगली बात करें जीके के अंदर। जीके में जिस दिन आपका जीके का टाइम होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आपको 1 से 3 घंटे देने हैं। इसको अभी से करना होगा, याद रखना मेरे दोस्त। जीके ऐसा नहीं है कि एक महीने, 2 महीने, 3 महीने का खेल है, ये लंबा पढ़ना होगा आपको। और इस बार जीके को इग्नोर करोगे तो बाकी लोग सीट लेकर के चले जाएंगे, इतना याद रख लेना। रैंक बिल्डर यही है, यहीं से रैंक बनेगा आपका। तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप जो भी बुक का इस्तेमाल कर रहे हो या जिस भी कोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, उससे 1 से 3 घंटे आप दोगे जीके वाले दिन में। ठीक है, अगर आप कोर्सेज का सोच रहे हो तो हमारे जीके का सुपर 40 कोर्स है, जिसमें जीके को 40 घंटे में निपटाया है। उसमें मैंने भी पढ़ाया है, निकिता मिश्रा मैम ने भी पढ़ाया है, जिनका AIR 17 SSC सीजीएल में आ चुका है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में वो वर्किंग है अभी। तो उन्होंने भी अपना योगदान दिया है इस कोर्स को बनाने में। चाहो तो हमारे एग्जाम क्लस्टर ऐप में जाकर के इसका डेमो देख सकते हो, लेना होगा तो ले सकते हो। साथ में स्टैटिक जीके की PDF नोट्स भी एग्जाम क्लस्टर ऐप में अवेलेबल है। सारी चीजों के लिए अभी 10 जनवरी तक कुछ डिस्काउंट चल रहा है, डबल डिस्काउंट। उसके लिए कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, OFFICER, तो उससे आपको डबल डिस्काउंट मिलेगा। चाहो तो एक बार चेकआउट कर सकते हो। बाकी हर दिन रिवीजन के लिए भी 1 से 3 घंटे का आपको समय देना है। अब यहाँ पे मैं 1 से 3 और यहाँ पे भी 1 से 3 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे जब आपके कॉन्सेप्ट बनते चले जाएंगे तो आप बुक और कोर्स पे कम समय देकर के रिवीजन पे ज्यादा समय दे सकते हो। तो जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे तो इसको 3 को 1 कर लेना और यहाँ वाले 1 को 3 कर लेना, यानी 3 घंटे आप रिवीजन करेंगे और सिर्फ 1 घंटे कॉन्सेप्ट बनाएंगे। धीरे धीरे जब
समय बीत जाएगा तो। और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है, 1 से 2 घंटे आपको जीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी देने हैं। प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली जो किताब है उसी को मल्टीपल टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है। जितने ज्यादा सवाल आप देखते जाओगे, एक क्वेश्चन को 10-15 बार अगर आप देख लोगे तो दिमाग में वो आपका बैठ जाता है। तो इतने टाइम्स आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है उस किताब से, वो किताब आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। इतनी बार आप उस प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज किताब को करोगे कि आपके दिमाग में क्वेश्चंस छपे हुए होने चाहिए, और ये छप जाएंगे। अभी से याद रखना मेरी बात को, ठीक है। तो अभी से आपको इसको करना है, अगर लास्ट के लिए छोड़ दिए तो छूट जाएगा, ठीक है। एक बार छूटा तो छूट ही जाएगा। अगला बात करते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में ज्यादा कोई लोड लेने की बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो बस। जिस दिन रीजनिंग का समय है 1 से 2 घंटे क्वेश्चन सॉल्विंग। अगेन प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वाली किताब जो मैंने ऑलरेडी बता दी है आपको कौन सी लेनी है, तो उससे आप सॉल्विंग कर सकते हो। 1 से 2 घंटे आप सॉल्विंग पे दोगे, किसी भी एक रैंडम चैप्टर को उठाओ, उससे क्वेश्चंस को लगाओ, अगले बार कोई दूसरे चैप्टर को उठाओ, वहां से क्वेश्चंस को लगाओ। ऐसे करते करते आपको समझ में आएगा कि कुछ चैप्टर्स है जिसमें मुझे अप्रोच नहीं पता। जैसे हो सकता है कि किसी को काउंटिंग फिगर्स की अप्रोच नहीं पता कि काउंटिंग फिगर्स कैसे किया जाता है, या फिर मिसिंग नंबर सीरीज का उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा कि आखिर इसमें कैसे इसको सॉल्व किया जाए कि कम समय में ये मैं बना लूं। तो वैसे के लिए आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी कर सकते हो, और उसका रिवीजन भी आपको करना है। वो भी कहां से करना है मैं ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूं, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे भी 1 घंटा दोगे, ठीक है। रीजनिंग के लिए बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं, कम समय में भी मैक्सिमम आउटपुट आप इसका निकाल सकते हो। मैक्सिमम लोग जो अभी से ही बिना किसी नॉलेज के भी रीजनिंग का एक सेट लगाएंगे, वो भी 50 में से 35 प्लस तो स्कोर कर ही लेते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग ज्यादातर लोगों का अच्छा ही होता है पहले से ही, क्योंकि ये दिमाग का खेल है और दिमाग हर किसी के पास है, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि होना ही चाहिए। खैर, फाइनल बात करते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। टेस्ट सीरीज के लिए कुछ नहीं करना, टेक्स्ट बुक का एक पास खरीद करके रख लो। इसमें आपको जो है टाइम टू टाइम आपको इसमें मॉक टेस्ट देते रहने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स देते रहने हैं, ठीक है। अगर लेना चाहते हो तो कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेना, मैक्सिमम जो है पॉसिबल जो आपको डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। लिंक मैं लगा दी हूँ पहले कमेंट में, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, 1 घंटे आपको टेस्ट में देने हैं और 1 से 2 घंटा आपको एनालिसिस में देना है। यानी संडे को जो आपका टेस्ट वाला दिन आएगा उस दिन एक टेस्ट लगाना है 1 घंटे का, और उसके बाद 1 से 2 घंटे उसका एनालिसिस में भी दोगे। यानी देखोगे कौन से सवाल गलत हुए, किस सवाल में मैंने तुक्का लगाया तो क्यों सही नहीं हुआ, तुक्का क्यों नहीं लगा, या तुक्का लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, वो सारा आप रिविजन करोगे और अपने एक कॉपी मेंटेन करोगे। वहां पे आपको सारी चीजें पॉइंट आउट कर लेनी है कि ये मैं और बार बार सिली मिस्टेक्स करता हूं, ठीक है। दोनों आपको लगाने हैं, यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लगाने हैं, मॉक्स भी लगाने हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग से नहीं होगा। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग से आपकी रैंक जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको एक ठीक ठाक काम चलाऊ जॉब मिल जाएगी। लेकिन अच्छी रैंक चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देने हैं और मॉक्स भी आपको लगाने हैं। जो मॉक बेसिकली क्या होता है कि कंपनी अपने तरफ से गेस करती है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले, और कंप्लीट सेट आपको बना के देती है। तो ये भी आपको फॉलो करना है, दोनों चीजें आपको मिलेंगी टेक्स्ट बुक पास के अंदर, ठीक। तो दोनों चीजों को इक्वली फॉलो करोगे तभी जाकर के अच्छी रैंक इंश्योर होगी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किए होंगे। हर बार ये वीडियो जो स्ट्रैटेजी वाला होता है काफी लंबा चला जाता है, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजों को शॉर्ट में बताया है। अगर कोई डाउट आपका बच जाता है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछना, मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम कमेंट्स के रिप्लाई देने का। बाकी डिटेल्ड में भी मैं सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करूंगा, जिन सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे रीजनिंग का उतना कोई बात करने का जरूरत नहीं है, बट जीके का थोड़ा और डिटेल में गहराई से बात करने की आवश्यकता है, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि कैसे इतने बड़े जाइंट को आपको टैकल करना है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो जो मेरे लिए वर्क करी थी मैं अपने स्ट्रैटेजी से निकाल के। और भी जो मेरे साथी हैं जो सिलेक्शन ले चुके हैं उनसे मैं बात करके आपके लिए जीके के लिए डिटेल स्ट्रैटेजी की भी बात करूंगा इन फ्यूचर, अगर आप लोग बोलते हो, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, सीजीएल 24 से रिलेटेड बहुत सारी और यूजफुल वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। उसका प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, वहां से प्लेलिस्ट में जाकर के दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हो। साथ ही बुक्स एंड रिसोर्सेज का वीडियो भी यहाँ पे आ रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। बाकी टेक्स्ट बुक पास लेना है तो एक कूपन कोड क्लस्टर को मत भूलना। मेरा नाम है ऋषिकेश, जय हिंद।